वन पीस के अंदर काफी सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबों का हमने कब से इंतजार कर रखा था, लेकिन फाइनली एगहेड में आके हमें उनके जवाब देखने को मिलते हैं। जैसे कि विल ऑफ टी क्या है, वॉइड सेंचुरी क्या होती है, एंशिएंट वेपन को क्यों बनाया गया था, और तो और हमें ईवो एंड गोरोसाई के बारे में भी जानने को मिलता है। साथ ही हमें काफी सारे कैरेक्टर्स जैसे कि किज़ारू, गाफ, शैंक्स, ब्लैकबियर्ड प्रॉपर एक्शन में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये आर्क वन ऑफ द बेस्ट आर्क में से एक बन जाती है, जिसके अंदर टोटल 64 चैप्टर हैं, जिसे आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 25 मिनट के अंदर। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर बने रहना ताकि तुम ये बता सको कि इस पूरी आर्क का MVP कौन है। बाकी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि तुम्हें वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। बाकी चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सुपरनोवा से, जो वानो के बाद अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लॉज, जो जाता है नॉर्थ ईस्ट में विनर आइलैंड की डायरेक्शन में, जहां उसका सामना होता है एम्परर ब्लैकबियर्ड के क्रू से, जो उसका पहले से ही वहां इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे ये चीज पता थी कि आफ्टर वानो आर्क लूफी, किड एंड लॉ में से कोई ना कोई उससे इस डायरेक्शन में जरूर टकराएगा, तो उससे वो रोड पॉनिग्लिफ्स छीन सकता है। और ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से लॉ और उसके पूरे क्रू को डिफीट कर देता है और उनसे रोड पॉनिग्लिफ्स छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ किड चैलेंज कर देता है एक बार फिर से अकागामी शैंक्स को, जहां पहली बार चैलेंज करने पे उसने अपना हाथ गंवाया था, लेकिन दूसरी बार शायद वो अपनी जान गंवा सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ही अटैक में हमारे शैंक्स ने उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब वो मरने की कगार पे पड़ा हुआ है और उसके रोड पॉनिग्लिफ्स मिल जाते हैं शैंक्स को। तो अब 3 में से 2 तो नॉकआउट हो चुके हैं, बचता है लूफी, जो जाता है एगहेड की डायरेक्शन में, लेकिन एक तूफान क्रू को 2 हिस्सों में बांट देता है, जिसमें से एक तरफ है लूफी, चॉपर, जिम्बे, जो जाके मिलते हैं बोनी से एगहेड के दूसरे शोर पे। वहीं दूसरी तरफ बाकी के मेंबर्स जो होते हैं, उन्हें एक रोबोट तूफान से बचा लेता है और उस रोबोट में से निकलती है एक डॉक्टर वेगापंक, यानी कि एक लड़की, जो एक्चुअल में वेगापंक का ही एक वर्जन है, जो खुद को लिलियट बताती है। और इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर वेगापंक के 5 और वर्जन है, यानी कि यॉर्क, एटलस, पाइथागोरस, एडिशन एंड शाका। तो लिलियट अब अपने सी मॉन्स्टर के चलते उन्हें घेर लेती है और उन्हें ठगने की कोशिश करती है। तभी उसे शाका का कॉल आ जाता है, जो उसे सावधान कर देता है कि ये एक एम्परर का क्रू है, तो इनसे पंगा लेना बहुत ही ज्यादा उसे भारी पड़ सकता है। और साथ ही शाका उन्हें लैब में लाने को बोल देता है, जिसके बाद वो रॉबिन, सांजी, फ्रैंकी, नामी, उस को पहले आइलैंड के बारे में बताता है कि ये आइलैंड पास्ट में एग्जिस्ट करता था, मतलब इससे भी ज्यादा एक एडवांस शहर हुआ करता था, जिसे 20 किंगडम की अलायंस मिलके डिफीट कर देती है और वही 20 अलायंस आगे जाके वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जिसके बारे में ओहारा के लोगों ने काफी सारी रिसर्च करके पता लगा लिया था, इसलिए उन्हें बस्टर कॉल से खत्म कर दिया था। लेकिन विल ऑफ ओहारा आज भी जिंदा है, क्योंकि उनकी रिसर्च, उनकी बुक्स, उनकी सारी नॉलेज बस्टर कॉल के बाद भी सही सलामत एल्बाब पे होती है, जिसे एक जायंट प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जब ये ओहारा का इंसिडेंट हुआ था, उसके 1 महीने बाद वहाँ पे क्लोवर की ग्रेव पे विजिट करने के लिए हमारा वेगापंक और ड्रैगन दोनों विजिट करते हैं, जहाँ वेगापंक डिसाइड करता है उन सभी की स्टडी करने का, और दूसरी तरफ ड्रैगन ये इंसिडेंट को देखने के बाद रिवोल्यूशनरी आर्मी को फॉर्म करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हमारा लूफी, चॉपर, बोनी एंड जिम्बे एगहेड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जहाँ बोनी बताती है कि वो यहाँ अपने बाप कुमा को वेगापंक से ठीक करवाने के लिए आई है, जिसके लिए अगर वो माना तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता है तो वो उसे जान से मार देगी। और ऐसे ही आइलैंड को एक्सप्लोर करते हुए हमारे लूफी चॉपर को मिल जाता है एक जायंट रोबोट एमिथ, जिसे 900 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसने 200 साल पहले मेरी जॉस के ऊपर अटैक किया था, तब से लेके आज तक ये बंद पड़ा है। और इस रोबोट का क्या पर्पस है, ये हमें इस वीडियो के एंड में पता लगेगा। खैर, उसी रोबोट में से हमें वेगापंक बाहर आते हुए देखने को मिलता है, जो लूफी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे यहाँ से ले जाए, वो भी सेफली, काइंड ऑफ एक अलायंस फॉर्म करने की रिक्वेस्ट करता है। अब देखो, वेगापंक वॉइड सेंचुरी और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड काफी कुछ जानता था, जो गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो उसे पता था कि गवर्नमेंट उसे निपटाने के लिए कभी भी आ सकती है। और लूफी को वेगापंक काफी फनी लगता है, तो लूफी उसकी इस अलायंस के लिए मान भी जाता है। अब वेगापंक को ये चीज लग ही रही थी कि उसे निपटाने वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी भी आ सकती है, एंड गेस व्हाट, उसके द्वार पे आ खड़े हैं CP0 यानी कि रॉब लूची, जो आते ही एटलस पे अटैक कर देता है, क्योंकि वो उसे रोकने आई थी। कि तभी वहां से लूफी, चॉपर, जिम्बे, बोनी वेगापंक की लैब की तरफ जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसे रॉब लूची दिख जाता है। और एटलस की हालत देखने के बाद वो रॉब लूची को ऐसे जाने नहीं दे सकता है, क्योंकि देखो, सिर्फ एक बॉल ऑफ राइस के लिए वो एक एम्परर से भिड़ जाता है, तो इसने तो बहुत कुछ खिलाया था। तो राउंड 2 तो बनता है, जिसके बाद शुरू होता है लूफी वर्सेस रॉब लूची, जिसमें लूफी यूज करता है गियर 5 को और हमारा रॉब लूची भी अपनी अवेकनिंग फॉर्म को यूज करता है। वहीं दूसरी तरफ
हमारा वेगापंक लैब में क्रू को बताता है कि ये फ्रूट की रियलिटी क्या है, ये एक्चुअल में सन गॉड नीका के ऊपर बेस्ड है और गम गम नो मी जैसा कोई फ्रूट है ही नहीं, वही जो हम ऑलरेडी वानो में सुन चुके हैं। लेकिन ये चीज क्रू को नहीं पता थी जो वेगापंक उसे बताता है। दूसरी तरफ सेंटामारू सेराफिम्स को लेके आता है जो CP0 के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो वेगापंक की तरफ होता है और हमें इसकी कंट्रोल करने की रैंकिंग भी बताई जाती है जिसमें सबसे ऊपर होती है 5 एल्डर्स की, दूसरी होती है वेगापंक, तीसरा सेंटामारू और चौथा कोई भी ऐसा बंदा जिसके हाथ में ये चिप्स होगी वो इस सेराफिम्स और पैसिफिस्टास को कंट्रोल कर सकता है। खैर इसके बाद हमें लूफी वर्सेस रॉब लूची की फाइट देखने को मिलती है जहां ये फाइट राउंड 1 की तरह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस बार लूफी ने इसे बहुत ही गंदे तरीके से धोया होता है और इसे काफी जल्दी डिफीट करके लैब की तरफ बढ़ जाता है। खैर कुछ देर के अंदर रॉब लूची को भी होश आ जाता है और वो भी लैब की तरफ बढ़ने लगता है। वैसे शायद तुम्हें ये चीज तो अब तक पता ही होगी कि बोनी जो है वो कुमा की बेटी है जो अपने बाप का रिवेंज लेने आई थी क्योंकि वेगापंक ने ही उसके बाप को एक ह्यूमनॉइड वेपन बना दिया था। तो वो किलिंग इंटेंट के साथ वेगापंक का पीछा कर रही होती है कि उसे एक ऐसा चैम्बर मिल जाता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सा पाव देखने को मिलता है जिसमें कुमा की सारी मेमोरीज का उसे एक्सेस मिल जाता है, बात जिसे वो देखना शुरू कर देती है। तो हाँ, इसके अंदर हमें पूरी कुमा की बैक स्टोरी बताई जाती है जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे स्टोरी के अंदर ही। खैर रॉब लूची जो हमारी लैब की तरफ जा रहा था तो काकू को सनी दिख जाती है तो वो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है लेकिन उसे ये चीज नहीं पता है कि उसका बाप शिप के ऊपर ही बैठा है यानी कि रोरोनोआ ज़ोरो जो नींद में ही उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसके बाद काकू को बताता है कि क्यों उसने उसे राउंड 1 में हरा दिया था। लेकिन काकू भी अपने डेविल फ्रूट की अवेकनिंग कर लेता है और ज़ोरो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी ज़ोरो का कुछ नहीं उखाड़ पाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो सेराफिम्स है उनका कंट्रोल रॉब लूची के पास होता है जो वेगापंक की लैब को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उनके साथ एक और मेंबर होती है स्टर्सी जो रॉक पायरेट्स की बकिंगम स्टर्सी की क्लोन है क्योंकि वो वेगापंक की ही बनाई हुई क्रिएशन में से एक है जो अपनी पावर से काकू एंड रॉब लूची दोनों को ही बेहोश कर देती है और उन्हें सी प्रिज्म हथकड़ी पहना देती है। तो ऐसा लगता है कि खतरा टल गया है लेकिन एक तरफ से वर्ल्ड गवर्नमेंट की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी यानी 5 एल्डर्स में से सैटर्न और किजारू काफी सारे शिप्स लेके एगहेड की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि बस्टर कॉल को एगहेड के लिए एक्टिवेट कर दिया गया होता है जिसके चलते 100 से भी ज्यादा शिप वहां आ रही होती हैं। दूसरी तरफ सभी सेराफिम्स भी रैम्पेज पे चले जाते हैं तो लूफी, ज़ोरो, काकू एंड रॉब लूची की हथकड़ी खोल देते हैं क्योंकि सेम टाइम पे उन्हें बचाना और सेराफिम को हैंडल करना दोनों बहुत मुश्किल हो रहा था। सो हाँ, पहली और आखिरी बार ये चारों कैरेक्टर एक साथ होके फाइट करने वाले हैं जहाँ ज़ोरो काकू फाइट करते हैं मिहॉक के सेराफिम से और लूफी रॉब लूची फाइट करते हैं कुमा के सेराफिम से और उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं। और दूसरी तरफ जिम्बे के सेराफिम को रोकने का काम करता है सांजी कि इसी बीच में साका डीप फ्लोर्स पे जाके पता लगाने की कोशिश करता है कि ऐसा एक्चुअल में हुआ कैसे है। तो उसे वेगापंक एक प्रिजन में कैद देखने को मिलता है तो वो उसे छुड़ाने की कोशिश करने ही वाला होता है कि उसे पीछे से कोई गोली मार देता है। तब सबको पता लगता है कि यॉर्क ही है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है और उसी ने सबको मारने का ऑर्डर सेराफिम्स को दिया था। खैर आगे बढ़ने से पहले इसी बीच 2 और मेजर इवेंट हो रहे होते हैं तो पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि तुमने पोस्ट वानो आंख में ये चीज जरूर देखी होगी कि ब्लैकबीट जो है कैप्टन कोबी को कैप्चर कर लेता है ताकि वो उसके जरिए अपनी कुछ डिमांड्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने रख के उन्हें पूरा करवा सके। लेकिन हमारा जो कैप्टन कोबी है वो एक शॉर्ड मेंबर है। तब तुम सोच रहे होगे कि ये भला शॉर्ड मेंबर कौन सी भला है। तो देखो, शॉर्ड मेंबर ऐसे मरीन्स के ग्रुप को कहा जाता है जिन्होंने रेजिग्नेशन पहले ही दे दिया है। उनके ऊपर मरीन्स की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं और उसके बदले में मरीन्स भी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। लेकिन उसे पता होता है कि कैप्टन को लोग हीरो मानते हैं तो वो कुछ तो कोबी को रख के गवर्नमेंट से निकलवा ही लेगा। तो इसीलिए वो उसे सलाखों के पीछे बंद कर देता है। लेकिन कोबी वहाँ रुकने वाला थोड़ी था। उसे जैसे ही मौका मिलता है वो अपने साथ बाकी सारे प्रिजनर्स को आजाद करके भागने की कोशिश करता है और सेम टाइम पे गार्ब उसे बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन गार्ब को यहाँ से जाने से पहले कुसान का सामना करना पड़ेगा जिसके चलते दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी बैटल देखने को मिलती है। वैसे बता दूं कि कुजान कभी ब्लैकबीट का स्टूडेंट हुआ करता था। अब देखो, गार्ब अपने प्राइम में नहीं होता है, वो फिर भी कुजान को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा होता है। वो तो हाँ, ब्लैकबीट्स के कुछ पायरेट्स जो तुम्हें अब तक पता ही चल गया होगा कि किस तरीके से फाइट करते हैं। तो हाँ, वो गार्ब को कैप्चर कर लेते हैं लेकिन गार्ब फिर भी अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है जो था सभी मरीन्स, सभी लोगों और कोबी को यहाँ से सेफली स्केप करवाना, जो वो करने में सक्सेसफुल हो जाता है। खैर वहीं दूसरी तरफ हमें साबो और कोबरा की भी स्टोरी देखने को मिलती है। तो देखो, अभी मैंने तुम्हें 20 मोनार्च की कहानी बताई थी जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन ये चीज कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी तो उन्होंने उनका अपोज किया था
जिन्हें विल ऑफ डी कहा गया, जिसमें से एक नेफेटारी लिली भी थी जो उन 20 मोनार्च में से ही एक थी, लेकिन उसने सेलेस्टियल ड्रैगन बनने से मना कर दिया था। तो कायदे से वो अपने किंगडम वापस आ जानी चाहिए थी, लेकिन ना ही वो अलेबास्टर पहुंची थी, ना ही उसका इतिहास के पन्नों में जिक्र देखने को मिलता है। तो कोबरा इन्हीं सवालों के जवाब हमारे एल्डर से पूछता है, क्योंकि लिली उसकी एंसेस्टर थी। तो ईमू उसे बताता है कि उसने रोड पोनीग्लिफ्स को पूरी वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जिसकी वजह से ही आज काफी सारे पायरेट्स इस वॉइड सेंचुरी के बारे में पता लगाने की कोशिश में हैं। जबकि उसके बारे में जिसने भी जानने की कोशिश करी है, जैसे कि ओहारा, तो उन्होंने उसे रास्ते में ही खत्म कर दिया है। और क्योंकि अब ये सारी चीजें हमारे कोबरा को भी पता है, तो कोबरा को भी मरना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें साबू भी सुन रहा होता है, तो वो कोबरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोबरा बच नहीं पाता है। लेकिन हाँ, मरने से पहले वीवी और लूफी के लिए वो एक मैसेज देके जाता है। नेफेटारी लिली डी फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसका मतलब ये है कि कोबरा और वीवी भी एक डी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो अब ये सीक्रेट और ये जिम्मेदारी लेके इंजर्ड हुआ साबू लुलुसिया बचते बचाते पहुंच जाता है। लेकिन ईमू को पता था कि वो वहीं जाएगा, तो वो उस किंगडम को ही मदर फ्लेम से उड़ा देता है। वो तो सही टाइम पे हमारा साबू वहाँ से निकल जाता है, तो वो बच जाता है। जिसके बाद वो कामाबक्का आइलैंड पे आके ये सारी चीजें ड्रैगन और ईवा को बता रहा होता है। खैर, बैक टू एगहेड आइलैंड पे, जहाँ स्ट्रॉ हैट सब चिल कर रहे होते हैं। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, क्योंकि रॉब लुची कुछ कर नहीं सकता है और एगहेड पे अभी कोई और आया है नहीं। लेकिन रॉब लुची ने जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली किजारू और सैटर्न तक पहुंचा दी होती है, जिसकी वजह से एगहेड पे फाइनली लाइट की स्पीड से आ जाता है एडमिरल किजारू, जिसे सेंटामारू रोकने की कोशिश करता है। वैसे हाँ, बता दूं कि किजारू जो है वो सेंटामारू के लिए उसके अंकल की तरह होता है, जिसकी लाइफ वेगापंग ने बचाई होती है। तो अब ऑब्वियसली लाइफ बचाने वाला अंकल से तो बड़ा ही होता है, तो वो लूफी और वेगापंग से किए हुए प्रॉमिस को तोड़ नहीं पाता है और किजारू को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक एडमिरल को नहीं रोक सकता है, तो किजारू उसे पलक झपकते ही निपटा देता है। तो वो लैब की तरफ बढ़ने लगता है कि उसे रास्ते में वेगा फोर्स 1 सनी को कैरी करते हुए एगहेड की बैक साइड जाते हुए दिखाई देता है। तो वो उसे डिस्ट्रॉय करने की ही कोशिश करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लूफी आ जाता है, क्योंकि इस बार लूफी सबूडिया इंसिडेंट को दोबारा से रिपीट होने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा रॉब लुची भी मौका देखते ही वेगापंग को खत्म करने की कोशिश करता है, तो उसे जोरो ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद दो कमाल की बैटल एक साथ शुरू हो जाती है। पहली रॉब लुची वर्सेस रोरोनोआ जोरो, दूसरी लूफी वर्सेस किजारू की, जहां लूफी ने स्टार्टिंग में ही गियर 4 को एक्टिवेट करके उससे फाइट करना शुरू कर दिया है। लेकिन किजारू को जैसे ही मौका मिलता है, वो वेगा फोर्स 1 को डिस्ट्रॉय कर देता है और वेगापंग को भी मारने की कोशिश करने ही वाला होता है। तो लूफी गियर 5 को अवेकन करके उसे दूर फेंक देता है। लेकिन ये बैटल लूफी के लिए उतनी आसान नहीं होती है जितनी उसके लिए रॉब लुची वाली फाइट थी। तो अब बैटल काफी तगड़ी चल ही रही होती है कि एक मैजिक सर्कल से हमारा सैटर्न एगहेड पे समन हो जाता है, वो भी अपनी डेविल फ्रूट की अवेकनिंग फॉर्म में। अब सैटर्न जो है यहाँ पे आया ही वेगापंग के लिए है और वेगापंग उसके सामने पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ हमारा जो लूफी है वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए वो अपने गियर्स को यूज नहीं कर सकता है। और सिचुएशन अभी इतनी खराब थी नहीं कि बोनी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो बोनी को पकड़ लेता है। वैसे हमारे बोनी ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश इसलिए करी होती है क्योंकि अब उसको ये चीज पता चल जाती है कि जिससे उसे रिवेंज लेना था वो वेगापंग नहीं, वो सैटर्न है। क्योंकि तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज बताई थी कि वो जब वेगापंग का पीछा कर रही थी तो उसे एक दरवाजा ऐसा मिल जाता है जिसके अंदर उसे कोमा की मेमोरीज का एक्सेस मिल जाता है, जिसके चलते उसे पूरी कोमा की लाइव देखने को मिल जाती है। तो उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो चलो पहले उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, तब तुम्हें पता लगेगा कि क्यों हमारी बोनी सैटर्न से रिवेंज लेने के लिए पागल होती है। और वो अब देखो, कोमा एक बुकानियर ट्राइब से बिलोंग करता था, तो उसे और उसकी पूरी फैमिली को स्लेव बना दिया जाता है। लेकिन गॉड वेले इंसिडेंट के दौरान पे कोमा, ईवा, गिन्नी सेलेस्टियल ड्रैगन के चुंगल से बच के वहां से भाग जाते हैं और इसी बीच उसे उसका डेविल फ्रूट भी मिल जाता है, क्योंकि वो डेविल फ्रूट जो है गॉड वैले में होने वाले पॉपुलेशन इरेडिकेशन टूर्नामेंट का एक विनिंग प्राइज था, जिसे कोमा चुरा लेता है यहाँ से भागने के लिए। जिसके बाद वो एक ऐसे आइलैंड पे चले जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा शांत हुआ करता था, जहाँ से ईवा अपनी जर्नी पे निकल जाता है और हमारा कोमा वहीं पे गिन्नी के साथ काफी सालों तक रहने लगता है। तब गवर्नमेंट सेलेस्टियल ड्रैगन की वजह से उसे यहाँ पे भी काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ सालों के बाद वो मिलता है ड्रैगन से, जिसके साथ मिलके वो रिवोल्यूशनरी आर्मी को फॉर्म कर लेता है और कुछ टाइम बाद गिन्नी को वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। तो उसको पूरे 2 साल तक ढंग से यूज किया जाता है और उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसे एक सफायर स्केल नाम की डिसीज हो जाती है और वो उस डिसीज के चलते मर भी जाती है। लेकिन हाँ, मरने से पहले उसके पास उसका एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है बोनी, जिसे गिन्नी मरने से पहले कोमा के यहाँ छोड़ जाती है। तो एक रियल फादर ना होते हुए भी कोमा
उसे बड़े लाड प्यार से पालने की कोशिश करता है, लेकिन सून उसे रियलाइज होता है कि बोनी को भी वो सेम डिसीज है जो किन्नी को थी, जिसकी वजह से वो 10 साल की उम्र में ही मर जाएगी। तो सैटर्न उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक ह्यूमनाइड सोल्जर बन जाता है तो वो उसकी बेटी की बीमारी को कंप्लीटली क्योर कर सकता है। तो कुमा पैसिफिस्टा बनने के लिए एग्री कर जाता है। तो उसके लिए उसे अपने सारे इमोशंस को मिटाना पड़ता है। वो अपनी सारी मेमोरीज को वेगापंक को संभाल के रखने के लिए दे देता है, जो बोनी ढूंढ के देख लेती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो हमारी सैटर्न की जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी और बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई थी, जिसमें से जो 80% चीजों का कॉज है वो सिर्फ सैटर्न है, जो बोनी को भी पता होता है। तो सैटर्न से रिवेंज लेना ही अब उसका इकलौता पर्पस बचा है। तो जब सैटर्न ने उसे पकड़ लिया होता है तब हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। खैर इसी बीच लूफी को फूड सप्लाई मिल जाती है तो वो उसको खाने लगता है। और अब कुमा की बात चल ही रही है तो मैं ये बता दूं कि जो कुमा था वो मेरी जॉस पे कैप्चर था, जिसे साबो वहां से बचा लेता है और उसे कामाबक्का आइलैंड पे भेज देता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही कुमा किसी रीजन की वजह से वहां से टेलीपोर्ट होकर दोबारा मेरी जॉस पे आ जाता है। तो काफी सारी मरीन्स उसे रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन रोक नहीं पाती हैं। तो उसे रोकने के लिए खुद अकाइनु वहां आ जाता है। तो इनके बीच में बैटल चल ही रही होती है कि कुमा वहां से दोबारा से टेलीपोर्ट करके सीधा एगहेड पे आ जाता है। और जब सैटर्न बोनी को मारने ही वाला होता है तो वो आके उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से सैटर्न का जो स्पाइडर वेब है वो उसके आर पार हो जाता है। लेकिन कुमा रुकने का नाम नहीं लेता है। वो पलट के एक बहुत ही ज्यादा जोरदार पंच सैटर्न को मारता है, जिससे उसके चेहरे का नक्शा ही बदल जाता है। जिसके बाद बाकी सारे पैसिफिस्टास जो है वो हमारे बोनी और कुमा पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि एटलस बोनी को बता देती है कि उन्हें कंट्रोल करने की जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी है वो एल्डर्स के पास नहीं है बल्कि बोनी के पास है, जो ये सारी चीजें पहले से ही वेगापंक ने प्लान कर रखी थी। तो फिर क्या होना था, बोनी पैसिफिस्टास को रोक देती है और उन्हें मरीन्स के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। तो वेगापंक का ये जो सोचा समझा प्लान था वो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन सैटर्न को पसंद नहीं आता है क्योंकि ऑब्वियसली उसने उससे गद्दारी करी है। तो सैटर्न तुरंत अपना स्पाइडर वेब उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और किजारू को बाकियों को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन इतने में ही लूफी दोबारा खड़ा हो जाता है और गियर 5 में वो किजारू को रोक देता है। और तो और उनकी हेल्प करने के लिए डोरी और ब्रॉगी भी वहां आ जाते हैं, वो भी अपने पूरे क्रू के साथ। और लूफी ने साथ ही एक बहुत ही जोरदार अटैक हमारे सैटर्न पे भी लॉन्च कर दिया होता है। तो सैटर्न भी जमीन पे पड़ा होता है कि इसी बीच ब्लैक बियर्ड पायरेट्स कैटरीना एंड वैन ऑगर वहां आ जाते हैं, जो सिर्फ सैटर्न को टच करती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले वो कैरेबो को अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो उससे रिक्वेस्ट करता है अपने साथ लेके जाने के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ब्लैक बियर्ड के बहुत काम आने वाली है। खैर दूसरी तरफ वेगापंक तो टपक चुका है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि वेगापंक को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी कि यॉक उन्हें धोखा देने वाली है और जल्दी वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो उसे मारने के लिए एगहेड आने वाली है। तो वो शाका और पाइथागोरस के साथ मिलकर वर्ल्ड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो काफी सारे सीक्रेट्स को रिवील कर देता है और इसे वेगापंक की डेथ के बाद शेड्यूल किया जाता है। और ये चीज किसी को पता ना चल जाए या फिर गलती से लीक ना हो जाए तो वो तीनों ही इस पार्ट को अपनी मेमोरी से ही इरेज कर देते हैं, क्योंकि दे नोस यॉक गोरोसाई की तरफ है। तो अब वो मर चुका है, जिसके बाद ही मैसेज जो है वो टेलीकास्ट होना शुरू हो जाता है, जहां वो बताता है कि ये दुनिया बहुत ही जल्दी पानी में डूबने वाली है। और अपनी बात को यकीन दिलाने के लिए वो बताता है कि आज से कुछ दिन बाद एक अर्थक्वेक आएगा जिससे सी लेवल में 1 मीटर का राइज देखने को मिलेगा। और ये चीज एक्चुअली में रिसेंट के टाइम पे हो चुकी है। तो सब अब उसकी बातों को और भी ज्यादा ध्यान से सुनने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने 2 सिंस को एक्सेप्ट करता है और सभी से माफी मांगता है कि पहला, अल्टीमेट एनर्जी सोर्स को खोजने में उसने मदर फ्लेम वेपन को इन्वेंट कर दिया है जिससे आगे जाके दुनिया को बचाया जा सकता है, लेकिन उसी फ्लेम का कुछ पोर्शन आगे जाके चोरी हो जाता है जिसे यूज करके एक पूरे किंगडम को उड़ा दिया जाता है। दूसरा, वर्ल्ड सेंचुरी, जिसके बारे में गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कोई जाने, लेकिन जो भी कोशिश करता है उसके बारे में जानने की तो गवर्नमेंट उसे चुप करा देती है, जैसे कि ओहारा। लेकिन वेगापंक ने समहाउ स्टडी करके काफी कुछ पता लगा लिया था उसके बारे में, जिसका उसे बिल्कुल भी रेग्रेट नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें दुनिया को भी पता चलनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा किंगडम हुआ करता था जो आज से बहुत ही ज्यादा हाईटेक हुआ करता था, जिसके हीरो का नाम था जॉय बॉय, और उसकी जो पावर्स है वो एल्बाफ के सन गॉड नीका की तरह रिजेंबल करती थी। और जॉय बॉय को फर्स्ट पायरेट भी कहा जाता था, जिससे जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उससे 20 मोनार्च आके एक साथ बैटल करते हैं, जिसका एक्चुअल रीजन तो उसे भी नहीं पता होता है। लेकिन मोटा मोटा वो बताता है कि ये वॉर 2 आइडियोलॉजी की क्लासेस की वजह से हुई थी, जिसमें ऑब्वियसली जॉय बॉय हार गया था, लेकिन उसके बाद पूरा किंगडम और वर्ल्ड के काफी सारे हिस्सों को एक मैन मेड डिजास्टर के चलते पानी में डुबा दिया जाता है, वो भी 3 एंशिएंट वेपन्स को यूज करके, जिसे जॉय बॉय फॉर सम रीजन आगे के लिए पास डाउन करना चाहता था। लेकिन इस
बारे में वेगापंक को भी नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों। और कमाल की बात यह है कि हर वन पीस फैन को ये चीज पता होगी कि 3 एंशिएंट वेपन्स हैं, लेकिन वन पीस की दुनिया के अंदर इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है, जिसमें वेगापंक उन्हें बताता है कि ये वेपन्स दोबारा यूज होने वाले हैं। अब दुनिया आगे कैसी होगी वो डिसाइड होगी बाय द वन हु विल क्लीन द वन पीस। और इस पूरी वॉइड सेंचुरी के बारे में आज तक किसी को पूरा नहीं पता है एक्सेप्ट रॉजर पायरेट्स के। और साथ में वो ये भी बताता है इट्स नॉट गोल्ड रॉजर, इट्स गोल्डी रॉजर। अब इस मैसेज से डेफिनेटली हमारे वेगापंक ने वर्ल्ड गवर्नमेंट से रिलेटेड काफी सारी चीजों को रिवील कर दिया होता है जिसे वो नहीं चाहते थे कि वो रिवील हो। तो वो पूरी कोशिश करते हैं इस मैसेज के दौरान भी कि वो उसे रोक सके। लेकिन शुरुआत में तो पहले लूफी अकेला ही सैटन और किजारू को हैंडल कर रहा होता है और बड़े आसानी से दोनों को धो भी रहा होता है, जिसके कुछ टाइम के बाद ही किजारू डिफीट हो जाता है। वहीं सैटन पूरी कोशिश करता है कि उस मैसेज को रोकने की, लेकिन लूफी उसे ऐसा करने नहीं देता है। तो बाकी गोरेसाई अपनी अवेकन डेविल फ्रूट पावर्स के साथ एगहेड पे समन हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आने के बाद सब अपने अपने रोल डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि इथन बैरन पैसिफिस्टस को डिफीट करना शुरू कर देता है क्योंकि वो काफी सारे मरीन्स को हॉन्ट कर रहे होते हैं। वहीं मार्कस मार्स आते ही ट्रांसपोंडर स्नेल को ढूंढने लग जाता है, जिससे ये मैसेज टेलीकास्ट हो रहा होता है। और दूसरी तरफ सैटन, पीटर एंड वर्करी लूफी से बैटल करते हैं, जिसमें उसका साथ देते हैं डोरी एंड ब्रॉगी। तब ये तीनों मिलके गोरोसाई के ऊपर काफी सारे अटैक लॉन्च करते हैं, लेकिन उन तीनों की ही मोटी चमड़ी के ऊपर जरा सा भी असर नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ जोरो ने रॉब लीची को डिफीट कर दिया है, तो जिम्बे उसे लेके बैक साइड के लिए रवाना हो जाता है, जहां रास्ते में उसे दिखाई देता है कि इथन बैरन सनी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जोरो उसे ब्लॉक कर देता है क्योंकि आधा जो क्रू है वो शिप पे होता है। वहीं इतनी देर में तो यॉक को भी समझ में आ जाता है कि ट्रांसपोंडर स्नेल आखिर हमारे वेगापंक ने कहां छुपाया था। तो वो सभी गोरोसाई को बता देती है कि एक बहुत बड़े से रोबोट के अंदर वो हो सकता है, जो लूफी के गियर 5 के एक्टिवेट होने के बाद से ही चालू हो गया था। खैर लूफी, बोनी, सांजी एंड फ्रैंकी समहाउ डोरी एंड ब्रॉगी के साथ उनकी शिप पे पहुंच जाते हैं। तो ऑब्वियसली गोरोसाई इन्हें इतनी आसानी से भाग के तो जाने नहीं दे सकते हैं। तो वर्करी, पीटर, सैटन एंड मार्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो एमिथ बीच में आ जाता है जो उन्हें ब्लॉक कर देता है, लेकिन वर्करी उसे पानी में डुबो देता है। और दूसरी तरफ मार्स उड़ के जायंट के शिप पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी लूफी एंड बोनी दोनों एक साथ गियर 5 को अनलॉक कर लेते हैं, विच वॉज ऑब्वियसली शॉकिंग। बट यस, एक कंबाइंड अटैक के साथ लूफी मार्स को सच में मार्स पे भेज देता है, जिसके बाद मार्स सीधे पहुंच जाता है मेरी जॉस पे। और दूसरी तरफ सैटन भी शिप तक पहुंच जाता है, जिसके साथ फाइनली बोनी को एक और मौका मिल जाता है कि वो अपना रिवेंज ले सकती है। तो वो एक बहुत ही जोरदार पंच लूफी के साथ मिलकर सैटन को मारती है, जिससे सैटन कंप्लीटली डिफीट हो जाता है। और इसी बीच जहां हमारे इथन बैरन को जोरो ने रोका था, तो वहां पे एटलस हमारे बीच में आ जाती है और अपनी कुर्बानी देके सनी को आगे बढ़ा देती है ताकि पूरा क्रू बच के भाग सके। और इतने में ही हमारा एमिथ सभी को अपनी कॉन्करर हाकी से मेरी जॉस पे दोबारा से भेज देता है, जो जॉय बॉय ने एक लंबे टाइम पहले उसके अंदर स्टोर करी थी ताकि वो जब टाइम आए तो उसे यूज कर सकता है। तो हाँ, इसके साथ ही वो फाइनली यहाँ से बच के निकल जाते हैं। सभी गोरोसाई को उन्होंने डिफीट कर दिया है और अब वो बढ़ चुके हैं एल्बाफ की डायरेक्शन में। तो इसी के साथ हमारी एगहेड आर्क खत्म हो जाती है, लेकिन पोस्ट आर्क में हमें देखने को मिलता है कि इमू ने सैटन को खत्म कर दिया है, क्योंकि ये पूरा मिशन उसी का था जो वो पूरा नहीं कर पाया है, तो उसका खत्म होना तो तय था। तो अब सैटन की खत्म होने के बाद उसकी जगह एक नए बंदे को अपॉइंट किया जाता है एज अ 5th गोरोसाई, और ये कहो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गोरोसाई अब अपॉइंट हो चुका है, बल्कि और कोई नहीं फिगरलैंड गार्लिंग है। तो इसी के साथ हमारी पूरी एगहेड आर्क खत्म हो जाती है चैप्टर 1161 से लेके। तो चलो अब तुम्हें कमेंट करके बताना है इस पूरी आर्क का MVP कौन था। मैं तुम्हें 3 हिंट्स देता हूँ जिसके चलते तुम्हें ये डिसाइड करने में और आसानी हो। अब उसके पास 3 पोनीग्लिफ्स हैं, 3 एंशिएंट वेपन्स की इंफॉर्मेशन भी है, और उसके पास कुछ ऐसा है जिसके चलते एक बहुत बड़ी वॉर यानी कि मरीन फोर्ट 2.0 हो सकती है। तो अगर तुम्हें आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हाँ, अगर तुम्हें ऐसे ही वन पीस रिलेटेड वीडियो और देखनी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनानी है। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।